बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन क्लास का। हमने चैप्टर नंबर 6 की बात की थी और हम लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट करके गए थे वो हमारे पास डिबाई मूवमेंट या जिसको हम डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं वो थी। आज हम इसका लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के ऊपर बॉन्डिंग के लिहाज से क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ करैक्टरिस्टिक्स किस लिहाज से चेंज होती हैं अगर बॉन्डिंग चेंज हो जाए। तो सबसे पहली बात वो करेगा सॉलिबिलिटी की, और सॉलिबिलिटी के हवाले से एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। सॉलिबिलिटी जब भी आएगी हमने लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला फिनोमेना जो आपने जहन में रखना है। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो हमेशा अपने आप को आयनिक कंपाउंड के अंदर ही डिजॉल्व करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट है तो वो हमेशा पोलर सल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। अब वो यहाँ पर ये कंफर्म करेगा या वो आपको ये बताएगा कि ये जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है या ये जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर ही डिजॉल्व हो रहे हैं, इनमें ऐसा कौन सा फिनोमेना होता है जिसकी बेस पे ये एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होते हैं। सो आपकी बुक के अंदर ये सेम टू सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इसको इसी पैटर्न पे देख लेना और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आसान हो जाए। वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलेबल होंगे पानी में, लेकिन इनसॉलेबल होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में। नॉन एक्वस कौन से वाले सॉल्वेंट्स होंगे? नॉन पोलर। इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कभी भी सॉलेबल नहीं होगा। क्या चीज़? आयनिक कंपाउंड्स। व्हेन आर क्रिस्टल्स ऑफ एन आयनिक सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन वाटर, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड का सब्सटेंस पानी के अंदर हल होगा तो पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद डिटैच कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कैटाइंस एंड एनाइंस इन द क्रिस्टल लैटिस। यानी जैसे ही पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड अपने आप को हल करने की कोशिश करेगा तो उस सिचुएशन में पानी यानी पोलर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स एनाइन और कैटाइन को वहाँ से डिटैच कर लेंगे। डिटैच मतलब निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अपने आप को पानी के अंदर हल करने की कोशिश, यानी उनको पानी के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। सो वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टूट जाएगी, दस द आइंस आर फ्रीड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस सॉलिड फॉर्म से। तो जो कंपाउंड्स आइंस के सूरत में मौजूद थे वो आइंस उन आयनिक कंपाउंड से सेपरेट हो जाएंगे बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की मदद से। अब यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रेशन क्या होती है, या हम दूसरा नाम यहाँ पे देंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वैसे नॉर्मली ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें किसी भी चीज़ के अंदर पानी ऐड हो जाता है या पानी की मदद से कोई चीज़ अगर अपने आप को हल करने लग जाए तो वो हाइड्रेशन होती है। दिस हैपन्स व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। वो कहते हैं कि एक सल्यूट सॉल्वेंट में सिर्फ उसी सूरत में हल हो सकता है अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो, यानी पानी में घुल कर या मिक्स हो जाने की एनर्जी उसकी आपस की एनर्जी से ज़्यादा हो। उसकी आपस की एनर्जी क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि वो आयनिक सिचुएशन में मौजूद है। और पानी में ऐड होने वाली एनर्जी कौन सी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। सो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व अ 1 मोल सोल्यूट इनटू अ पोलर सॉल्वेंट या वाटर। पोलर सॉल्वेंट की जगह वाटर भी लगा सकते हो। पानी के अंदर 1 मोल आयनिक सॉल्वेंट सोल्यूट को हल करने वाली जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। मैं फिर से यहाँ तक बात को रिपीट करती हूँ। कहता है आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉलेबल होते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में सॉलेबल नहीं होते। आगे उसने बताया है कि हाउ दे आर सॉलेबल इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को पानी में सॉलेबल इसलिए कर लेता है क्योंकि जैसे ही आयनिक कंपाउंड पानी में जाते हैं पानी उनके आयंस को वहाँ से डिटैच करता है, डिटैच निकाल लेता है। निकालने के बाद वो उसको पानी के अंदर हल करता है एक ख़ास किस्म की एनर्जी की सूरत में, और उसी एनर्जी को हमने नाम दिया है किसका? हाइड्रेशन एनर्जी का। यानी अगर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और दूसरी किस कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी के मुकाबले में, तो फिर आपके पास वो आयंस जो है बड़ी आसानी से अपनी अपनी पोजीशन से अलग हो जाते हैं और पानी में हल होने लगते हैं। मैनी आयनिक कंपाउंड डोंट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं हो पाते, हालांकि वो आयनिक है, लेकिन क्यों नहीं होता? एज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कांट ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। क्योंकि पानी के अंदर मौजूद खिंचाव की ताकत आयंस में मौजूद खिंचाव की ताकत को ओवरकम नहीं कर पाती।
ओवर का मतलब तोड़ नहीं पाती, यानी पानी के मॉलिक्यूल सल्यूट में मौजूद अट्रैक्शन की ताकतों को तोड़ नहीं पाते। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि मेरे पास इस किस्म का कोई एक सब्सटेंस है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अल्टरनेटिव सिचुएशंस में आयंस अवेलेबल हैं, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अल्टरनेट फॉर्म में हमेशा कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड्स होंगे। अब अगर आकर यहाँ पर वाटर अटैच हो जाए तो ये क्या करेगा, ये आयनिक कंपाउंड्स, ये जो पूरा आयनिक कंपाउंड है इसके आयंस को यहाँ से डिटैच करेगा, डिटैच, इनके आयंस को इसने डिटैच करना है। अब अगर पानी का मॉलिक्यूल इनकी आपस की अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है, इन आयंस के दरमियान में कौन सी अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये अट्रैक्शन की फोर्सेस वाटर की अट्रैक्शन की फोर्सेस से ज़्यादा हों तो ये कभी भी नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर पानी की अट्रैक्शन जो कि इस आयन को खींचकर अपने साथ लेके जा रही है उसकी फोर्स इसकी फोर्स से ज़्यादा हो गई तो पानी इसको खींच कर ले जाएगा। ये पानी का मॉलिक्यूल हो सकता है इसके पॉजिटिव पार्ट को खींच के ले जाए, ये पानी का मॉलिक्यूल हो सकता है इसके नेगेटिव पार्ट को खींच के ले जाए। तो पॉजिटिव पार्ट के साथ पानी अपने आप को कुछ इस तरह से जोड़ देगा कि पानी का नेगेटिव पोर्शन उस आयन के पॉजिटिव पोर्शन के साथ इकट्ठे होते चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी ने आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर दिया। ये तो पॉजिटिव कंडीशन में हुआ। नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव कंडीशन में ये सिचुएशन हो जाएगी, पानी का पॉजिटिव पोर्शन आयन के नेगेटिव पोर्शन के साथ ज्वाइन होने लग जाएगा। इस तरह से सारे का सारा मॉलिक्यूल जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ये जो इंटर आयनिक फोर्सेस की उसने बात की है या जो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहता है। अब पानी की वो एनर्जी जो इन आयंस को अपने अंदर डिसॉल्व करके रखा हुआ है, इस पूरी एनर्जी का नाम होगा क्या चीज़, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हम वाटर को कहते हैं। तो पानी की एनर्जी ने आयंस को अपने अंदर डिसॉल्व, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है तो ही आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ से निकल सकेगी। आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि जो नॉन पोलर हैं उनके दरमियान में इनकी फोर्सेस को कम करने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते। फॉर द सेम रीज़न नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन हेक्सेन डोंट डिसॉल्व इन आयनिक कंपाउंड, ये पानी में हल नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट ओवरकम। यानी आपसे कोई पूछे कि कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में हल नहीं हो रहे, रीज़न हालांकि पानी भी पोलर है, तो आप कहोगे बिकॉज वाटर कैन नॉट बी एबल टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन दीज आइंस। उन आइंस के दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेस को पानी जो है वो तोड़ने के काबिल नहीं है। हो सकता है वो किसी टाइप की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हों। दूसरा, नॉन आयनिक कंपाउंड्स जो हैं जिनको आप नॉन पोलर भी कहते हो वो क्यों नहीं डिजॉल्व होते पानी में, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि पानी जो है उन नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाए जाने वाली इंटर आयनिक फोर्सेस को तोड़ने की सलाहियत या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने की सलाहियत नहीं रखता। यानी हमने ये बात की कि सॉलिबिलिटी दो तरह से इफेक्ट कर रही है, एक आयनिक सब्सटेंसेस पे इफेक्ट करेगी, आयनिक कंपाउंड अगर बना हुआ है तो उसकी सॉलिबिलिटी पोलर पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ, और क्यों वो हमने बता दिया। अब सॉलिबिलिटी का ही सेकंड पोर्शन है कोवेलेंट कंपाउंड की सॉलिबिलिटी। कहते हैं इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इजीली इन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड बड़ी आसानी से नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपने आप को डिसॉल्व कर लेते हैं, और नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। क्यों ऐसा होता है, अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इनफ फॉर ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं इसकी रीज़न ये है कि जो सॉल्वेंट होगा उसमें इतनी ताकत ज़रूर होती है कि वो आने वाले मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर ले, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपने आप को सॉल्वेंट में हल कर सकता है। यानी अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि बेंजीन अपने अंदर ईथर को डिसॉल्व कर रही है, इट मीन्स बेंजीन हैव एबिलिटी टू ओवरकम द फोर्सेस बिटवीन द ईथर मॉलिक्यूल्स। बेंजीन के पास ये एबिलिटी है कि वो ईथर के मॉलिक्यूल की फोर्सेस को तोड़ लेती है, इसी वजह से ये पानी में हल हो जाती है। However, some other dissolve in a water due to hydrogen bonding। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं
जो कि नॉन पोलर है, बट दे हैव एबिलिटी टू डिजॉल्व इनटू अ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपने आप को पानी में हल करते हैं। लाइक अल्कोहल, जैसे मैं बात करूं मैथनल अल्कोहल OH। अब OH ग्रुप नॉन पोलर है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, वाटर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा लाइक दिस। पार्शियल नेगेटिव होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो पार्शियल पॉजिटिव सिचुएशन में होगा। नहीं, एक तरफ हमने बात कर ली कि सॉलिबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की कैसे होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन की मदद से। सॉलिबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड की, जो कि नॉन पोलर होते हैं इसलिए नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब है हमारे पास आइसोमरिज्म। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनकी बॉन्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज पे कैसे इफेक्ट करती है। जैसे सॉलिबिलिटी एक करेक्टर या प्रॉपर्टी है और वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स की वजह से इफेक्ट कर रही है। आयनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी कुछ और थी, कोवेलेंट कंपाउंड की सॉलिबिलिटी कुछ, यानी कंपाउंड कोवेलेंट था और इफेक्ट क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी। कंपाउंड आयनिक था, इफेक्ट क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी। इसी तरह से हमारे पास एक फिनोमेना है आइसोमरिज्म। हमने आइसोमरिज्म के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। उस प्रोसेस का नाम है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज अ प्रोसेस, इज अ फिनोमेनन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कंपाउंड शो सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फार्मूला। उनके केमिकल फार्मूलाज या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन की फोर्स होती है जो कि ऑपोजिट चार्ज क्रिएट करते हैं। देयरफॉर सच बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड, नॉन रिजिड होते हैं, इतने सख्त नहीं होते। नॉन डायरेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जहां पॉजिटिव मिलेगा वहां नेगेटिव आ जाएगा, जहां नेगेटिव मिलेगा वहीं पॉजिटिव आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड डोंट एग्जिस्ट द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। ये MCQ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाई आयनिक कंपाउंड डजंट शो आइसोमरिज्म? आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमरिज्म बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। इसके साथ डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, बॉन्ड आयनिक था और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही थी वो आइसोमरिज्म है। अब कंपाउंड आपके पास कोवेलेंट है, जो प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है वो आपके पास है आइसोमरिज्म। अब वो कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो चूंकि रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में हम उनको फॉलो करके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाकर बताते हैं बॉन्डिंग कैसे हो रही है। सो दिस लीड्स टू पॉसिबिलिटी, वो कहते हैं यही चीज़ लीड करती है पॉसिबिलिटी टू वैरायटी ऑफ आइसोमरिज्म, कि उनमें काफ़ी सारे आइसोमरिज्म के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जैसे C2H6O, ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। अब डाईमिथाइल ईथर जो है इसमें फार्मूला भी यही है C2H6O, और एथानॉल इसमें भी फार्मूला यही है, कौन सा, C2H6O। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में देख लो आप, ये स्ट्रक्चर डाईथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर का बना पड़ा, ये एथानॉल। फंक्शनल ग्रुप भी टोटल चेंज हो गए। यानी वो कहता है कि आपके पास कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर फार्मूलाज विल बी चेंज। सो आयनिक कंपाउंड कैन नॉट शो आइसोमरिज्म बट कोवेलेंट कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो आइसोमरिज्म। कोवेलेंट कंपाउंड जो आइसोमरिज्म शो करते हैं। फिर है हमारे पास काइनेटिक रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी रिएक्शन काइनेटिक्स मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वो कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की सूरत में बना हुआ है तो वो कहते हैं इस कंपाउंड में आयन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, पानी वाली हालत में आयंस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयंस अकर, वो कहता है जब भी रिएक्शन होगा वो केमिकली आयंस के दरमियान में होगा। तो जब आयंस के दरमियान में रिएक्शन होगा तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी, rapidly foreign, for example addition of silver nitrate solution to the silver chloride solution produce a white pipetties of a silver क्लोराइड इंस्टेंटेनियसली। ये जो उसने एग्जाम्पल दिए ना, ये एक्चुअली एक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वो कहते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। ये रिएक्शन कर रहा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड NaCl। कहते हैं ये चूंकि आयनिक कंपाउंड्स है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फौरन हो जाएगा। होगा क्या, ये सिल्वर इस क्लोराइड से मिल जाएगा तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, NaNO3। वो कहते हैं ये जो सिल्वर क्लोराइड है दिस इज फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटीज।
दीज आर अ इंस्टेंट रिएक्शन, फौरन होने वाला रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस जो आयनिक इन नेचर होते हैं उनके बारे में बता रहा है। आयनिक इन नेचर इंस्टेंट होते हैं, फौरन होते हैं, क्योंकि आयन एक्सचेंज हुए। कैसे? इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से जुड़ गया, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से जुड़ गया, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक नए आयनिक कंपाउंड्स ही बन गए। क्लियर हो गई ये बात? यानी आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उसमें एक एग्जांपल उसने आपको ये दे दी है। द रिएक्शन इज रैपिड बिकॉज मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, नो बॉन्ड हैड टू बी ब्रोकन, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, सिर्फ हमारे पास नए बॉन्ड बने, एक से चीज़ निकली दूसरे में, इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। The ionic compound have already been broken while forming their aqueous solution, कहते हैं क्योंकि जैसे ही आयनिक कंपाउंड पानी में जाते हैं वो जाते ही अपने आयंस में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए सारे दोनों के दोनों आयंस कौन कौन से, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दोनों ही पानी में जाते आयंस में चेंज हो गए थे और फिर दोनों के आयंस एक दूसरे के साथ क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ये बात की हमने आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? देयर इज नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो क्या होता है? कोई किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, किसी किस्म की कोई आयनिक रिएक्शन फोर्स नहीं है जो उनको स्पीड अप करेगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली मच स्लोअर, यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा स्लो होते हैं टू रिएक्ट एज दे इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। चाहे उन्होंने बॉन्ड बनाना है या उन्होंने बॉन्ड तोड़ना है, वो हमेशा स्लो काम करेंगे। द मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंज एज होल, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में मुकम्मल तौर पर केमिकल चेंज आता है। आयनिक कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वो आइंस में तब्दील हुए, आइंस चेंज हो गए, दैट्स इट, और रिएक्शन हो गया। सो कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्ट इन अ वेराइटी ऑफ वेज। कोवेलेंट बॉन्ड मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि आप रिएक्शन किस तरह से करवा रहे हैं, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, काइंड और किस किस्म का रिएक्शन है। किस किस्म का रिएक्शन का मतलब ये है कि एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, फिर आगे से जाके देखेंगे स्पॉन्टेनियस, नॉन, वट एवर द रिएक्शन की बहुत सारी आगे से टाइप्स, रिवर्सेबल है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम कोवेलेंट में देख सकते हैं। यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कभी भी कंपाउंड जो है वो फौरन रैपिडली रिएक्शन नहीं करते, हमेशा कंपाउंड जो है वो स्लोअर रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में आयंस नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर नेचर। ये इसके अंदर आप एक बात ऐड कर लीजिएगा, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर नेचर। ये मॉलिक्यूलर नेचर में होते हैं और मॉलिक्यूलर नेचर हमेशा स्टेबल होती है, और जो चीज़ जितनी स्टेबल होगी इसलिए उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा और उसके लिए रिएक्शन करना उतना ही पॉसिबल नहीं होता। चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट आर्टिकल था जिसके अंदर हम लोगों ने कंपाउंड अपने कंप्लीट कर लिए। सो चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं आपको सॉल्व फॉर्म में, न्यूमेरिकल की सूरत में। एक तो आपने वो न्यूमेरिकल देख लेना है एग्जाम्पल वाला, उसको सॉल्व करना है बाकायदा। उसके साथ में अभी आपको इसी लेक्चर के लास्ट पे, जैसे ही मैं ये लेक्चर सेंड करूँगी, आपको कुछ असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चंस दे दूँगी जो एक्सरसाइज के हैं। बेटा उसको सॉल्व कर लेना है आपने असाइनमेंट की सूरत में, और जैसे ही हमारे कॉलेज ओपन होते हैं आप वो साथ लेकर आएंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, इसकी जो अंडरलाइनिंग चीज़ें हैं, जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से देख लें। किसी को कोई इशू है तो वैसे डिस्कस करें। ओके बेटे, गुड लक।